बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आधे दिन की पूरी खबरों के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 5। मैं हूं तारिक मतीन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी रुकन सलीम शहजाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। उनके वकील ने अदालत को बताया कि वो कैंसर के मरीज हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है, जमानत दी जाए। सलीम शहजाद खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान आए, एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिए गए। 23 मुकदमात उन पर कायम हैं, जिनमें से 14 के बारे में सलीम शहजाद साहब ये कहते हैं कि वो NRO के तहत खत्म कर दिए गए थे। सलीम शहजाद ने पाकिस्तान आने से पहले ये कहा था कि अब वक्त है कि कराची की सियासत कराची में रहकर की जाए। सलीम शहजाद MQM लंदन से 22 अगस्त की तकरीर के बाद इजहार लाताल्लुकी कर चुके। PSP को उन्होंने बच्चों की जमात करार दिया तो बज़ाहिर नजर यही आता है कि सलीम शहजाद मुत्तहिदा पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सलीम शहजाद ने पाकिस्तान आने का ऐलान ट्विटर पर किया और इससे पहले बहुत मानेखेज अंदाज में ट्वीट किया, मुझे खो दोगे तो पछताओगे बहुत, यह आखिरी गलती है, जरा सोच के करना। इस बारे में मजीद जानेंगे। आसिम भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, पहले बताइए आज अदालत में क्या हुआ? देखिए जी, आज सलीम शहजाद साहब को जब अदालत में पेश किया गया और गडाब थाने से उनको लिया और अदालत लेकर गए, जहां पर जो कि ATC की अदालत है, वहां पर मौजूद उनके वकील और दीगर लोग भी वहां पर मौजूद थे। अदालत में जो इस तफ्तीशी के इस केस के जो IO है अल्ताफ हुसैन, तफ्तीशी अफसर हैं इस पूरे केस के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इनको जो है, इन्होंने रिमांड की कोई डिमांड नहीं की, उन्होंने रिमांड की कोई रिक्वायरमेंट, उन्होंने डायरेक्ट ही जो है वो उनकी इस्तदा की कि इनको जेल कस्टडी कर दिया जाए। लिहाजा अदालत की जानिब से उनको जेल कस्टडी कर दिया गया और अदालत के अंदर भी बड़े रिमार्क्स दिए गए। उसके बाद बाहर भी लोग इनके इंतजार में थे। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो है वो फिर लताड़ना शुरू कर दिया। PSP के मुतालिक भी उन्होंने बयान दिया और साथ ही ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी, बाकायदा कोई जो है वो उस पर माइक वगैरह पर मीडिया से गुफ्तगू नहीं की थी। अदालत ने उन्हें जो है वो जेल भेज दिया है, जबकि जो रेंजर के लॉ ऑफिसर हैं वो खासा इस पर बरहम नजर है। उनका कहना था कि जो इसके तफ्तीशी अफसर हैं उनकी बददियानती नजर आती है, उन्हें पहले जो है इस पे रिमांड लेना चाहिए था, इनसे मजीद तहकीकात की जाती, इनसे इंटरोगेशन होती, उसके बाद फिर आगे चलता। अदालत ने साथ ही साथ जो है वो चालान का भी 14 रोज में जो है वो अदालत को जो है तफ्तीशी अफसर इस केस के हवाले से इनका चालान जमा कराएंगे। इस केस के अंदर जो है डॉक्टर आसिम के समेत जो है तमाम ही जो मुल्जिमान है वो जमानत पर ऑलरेडी बाहर हैं। आसिम भट्टी मेरे साथ ही रहेगा। इस वक्त नुसरत मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद, सीनियर तज्जियाकार हैं। कराची की हालात पर, उनकी कराची की नब्ज पर उनकी उंगली रहती है, उसको वो पढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब फरमाइए, कराची की नब्ज को जब आप रीड करते हैं, सलीम शहजाद साहब बज़ाहिर ये बता चुके कि वो मुत्तहिदा पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सलीम शहजाद को जो इस वक्त मेरे ख्याल में बुलाया गया है वो इस लिहाज से कि इनका जो कमांडर विंग है, जो फाइटर विंग है, वो कमजोर पड़ गया है और इसमें औरंगी के इलाके में जो बिहारी बहल में है इनकी जो वो है वो काफी बढ़ गई है असर रसूख PSP का, तो उसको तोड़ने के लिए इसको शायद बुलाया गया है। और लेकिन अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कोई अच्छा नहीं है और जाहिर है कि इन्होंने कई मामला को खराब किया है और बहुत से लोगों को, आपको याद होगा कि कितने लोग इनके हाथों नुकसान पहुंचा है। इनके बारे में कहा जाता था कि ये कोई कमांडर है कराची के। तो हेलो जी हम आपको सुन रहे हैं। आ रही है। तो फिर इस हाल में ये इनका आना इस वक्त मेरे ख्याल में इनको हेल्प चाहिए। जो फारूक सत्तार ग्रुप है उसको एक जो हेल्प की जरूरत है वो इस साहब ये फरमाइए, जिस तरह से आप उनका माजी बयान कर रहे हैं, इससे जो शोहरत के लिहाज से मुत्तहिदा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, गो कि मुमकिन है कि अफरादी कुव्वत या पार्टी को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वापस मजबूत करने में अगर वो कोई रोल प्ले कर भी पाएं, लेकिन जो शोहरत के हिसाब से पार्टी का जो तासुर है उसको नुकसान पहुंचेगा। नहीं, काफी नुकसान पहुंचे तो पहुंचने का नहीं। अब ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं, ये इस बात की परवाह करते हैं कि जमीन पर हमारा कितना असर है। तो आपको याद होगा कि इनसे बहुत से लोग छूट कर जो है वो इनको छोड़ कर जो है इनके पास आ रहे हैं, PSP के पास। ये इनको बड़ा झटका है क्योंकि जमीन में जो आदमी बैठा है या जो बासर है, जो लोगों को डरा सकता है, वो इन PSP में आ रहा है। यानी अगर आप देखें तो वो जो मुत्तहिदा पाकिस्तान तो ये कहती है ना मिर्जा साहब के
पीएसपी में लोग जा नहीं रहे, पीएसपी में लोग भेजे जा रहे हैं। भाई देखिए, तो इनके पास भी तो इनको बुलाए जा रहे हैं ना। अगर आप यूं कहें तो फिर ये कहाँ बगैर समझौते के, बगैर कंप्रोमाइज के ये कैसे आ सकते थे इस मुल्क के अंदर? इनके पे इतने इल्जाम है। एक एमएनए को तो इसको मारने का बाकायदा इल्जाम है इसके ऊपर, और इल्जाम नहीं है, दुरुस्त बात है। वो खातून एमएनए पर, जो इस वक्त एमएनए मौजूद है इसमें मुत्तहिदा पाकिस्तान में, इसका फैसला तो हम टीवी पर नहीं कर सकते कि दुरुस्त बात है, अदालतें करेंगी मिर्जा साहब। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि इन्हें बुलाया गया सलीम शहजाद साहब को, नहीं, लेकिन ये तो बात सबको मालूम है ना कि इन्होंने ऐसा किया था। तो और इसके अलावा जो बहुत से जो मजालिम किए हैं, जो मैंने इस आदमी ने जितने भी उस जमाने में कत्ल और गारतगिरी होती थी, उसका इंचार्ज तो यही था जी। जब आप ये कह रहे हैं कि इन्हें बुलाया गया है सलीम शहजाद साहब को, तो आप ये कह रहे हैं कि किसी जानिब से इन्हें कुछ यकीन दहानियां कराई गई हैं, और इस बिना पर आप ये भी कह रहे हैं कि मुत्तहिदा पाकिस्तान को भी किसी जानिब से यकीन दहानियां भी कराई गई हैं और कांधे पर हाथ भी रख दिया गया है। देखिए, दोनों की रस्से खींच के रखे गए हैं और दोनों को मजबूत बना रहे हैं। अब सवाल ये है बुनियादी तौर पर कि किसी वक्त में ये आप जैसे आदमी के साथ मैं बात कर सकता हूँ ना, हम लोग समझते नहीं इन बातों को, कि दोनों को जो है वो एक किस्म का तनाव के साथ में एक दूसरे के सामने खड़ा किया हुआ। अब ये इनको मिलाएंगे, अगर पीपल पार्टी का बिहेवियर इनके साथ में, अदारों के साथ में ठीक नहीं रहा, जैसा कि नहीं है, तो फिर तो ये मिल जाएंगे और पीपल पार्टी को बहुत मुश्किल में पैदा कर देंगे। ठीक, मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आसिम भट्टी आप अपडेट कर रहे थे आज की अदालती कार्रवाई से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से फैसला हुआ है उसकी भी बात करेंगे, और तौसा में मुआशरे के चेहरे पर जो कालक मली गई थी उसकी भी बात करेंगे। वेलकम बैक। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जिसके हवाले से यही News@5 पर हमने आपको खबर दी थी कि सिर्फ 0.5% की कम तरीन पैदावार पर आ गया है, अब एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया गया है। वजारत पानी और बिजली के मुताबिक 400 मेगावाट के इस मंसूबे के सिलसिले में नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और चीन की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम इंजीनियरिंग कंपनी के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं। मुआहिदे की मुद्दत 10 साल है। सारिफ के लिए निर्ख क्या तय हुए हैं, अभी इस सवाल का जवाब दस्तयाब नहीं। सेक्रेटरी बराए वजारत पानी और बिजली यूनुस दागा साहब इस सवाल के जवाब के लिए दस्तयाब नहीं हो सके हैं। खबरें ये आ रही हैं कि नेपरा की जानिब से मंजूर करदा निर्ख से अब निर्ख कम अज कम दुगने होंगे। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद, जिन्होंने ये खबर दी थी कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट तकरीब हो गया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, अब ये जो फैसला है इसके हवाले से हुक्काम ये जवाब देने से कासिर है कि सारिफ के लिए निर्ख क्या होंगे, क्यों? तारिक, ये बड़े अहम खबर थी और बड़े मज़े की बात है कि ये जो नंदीपुर पावर प्लांट है इसके हवाले से जब भी वज़ीर पानी बिजली ख्वाजा आसिफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये ठेकेदार जिसने ये तामीर किया था वही इसकी मरम्मत करेगा, 1 साल वो फ्री मरम्मत करेगा और उसके बाद जो नेपरा का दिया हुआ टैरिफ है उसी के मुताबिक जो है इसकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन नेपरा ने जो O&M कास्ट दी थी जिसमें मरम्मत की कास्ट होती है वो जो है वो 48 पैसे फ़ी यूनिट थी, और अगर गैस पर इसको चलाया जाए तो 34 पैसे फ़ी यूनिट थी। लेकिन जो अभी मुआहिदा किया गया एक नई कंपनी के साथ उसमें 85 पैसे फ़ी यूनिट का इन्होंने जो है वो मुआहिदा कर लिया है। 10 साल मुआहिदा है, 10 साल 85 पैसे फी यूनिट मरम्मत की कास्ट के दिए जाएंगे। लेकिन यह कानून की खिलाफवर्जी है क्योंकि नेपरा कहता है कि कोई भी बेंचमार्क जब नेपरा तय कर दे, नेपरा जब एक टैरिफ को तय कर दे, अगर उससे ज्यादा हुकूमत जाना चाहती है तो नेपरा से रुजू किया जाए। नेपरा एक पब्लिक हियरिंग करेगा और मेरे साथ ही रहेगा इस वक्त। आप फजलुल्लाह कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सार्फिन को बिजली की इसके निर्खों के हवाले से अहम तरीन जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। फजलुल्लाह कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइए, अब ये जो फैसला हुआ है एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया गया है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट जो पहले बंद कर दिया गया मेंटेनेंस के नाम पर, मरम्मत के नाम पर, फिर जब पैदावार हुई तो 0.5% पैदावार हुई। अब इस फैसले का नतीजा आप क्या देखते हैं? सर, इसका फैसला हमें कंज्यूमर को भुगतना पड़ेगा
क्योंकि ये ओवरऑल जो हमारा जो टैरिफ का पैकेज है उसमें ये टैरिफ शामिल हो जाएगा और लाजमी तौर पे ये कंज्यूमर को देना पड़ेगा। लेकिन जो बात मैं समझ रहा हूँ कि ये कानूनन ये बात गलत हुई है, क्योंकि पहले जो उन्होंने कानूनन जो उन्होंने नेपरा को जो मिनिस्ट्री के अंडर रखा है ये भी गैर कानूनी है और शायद कुछ लोग हाई कोर्ट में इसके फैसले के खिलाफ गए हैं, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तहत आ सकता है, नेपरा किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आ सकता। उन्होंने मिनिस्ट्री में इसीलिए किया था कि वो नेपरा को अंदर थम करके कोई ऐसे अपने अपने जो है वो करवाना चाहते थे, जैसे नदीपुर का हुआ है, तो वो नेपरा नॉर्मल को सूरत में ये नहीं हो सकता है। और ये जो कोई इन्होंने ये अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वो लेंगे, जैसे अपना मियाँ साहब कह रहे थे 85 पैसा वो ज्यादा ले रहे हैं जो नेपरा का अप्रूवल नहीं है, तो ये फजलुल्लाह साहब एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए समझा दीजिए, इस मामले पर सियासत तो बहुत होती है। पीटीआई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है, हुकूमत मुखालिफिन को बताती है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट ने एक बार फिर बिजली देना शुरू कर दी। ये प्रोजेक्ट बिजली दे क्यों नहीं रहा, कुछ सर्व क्यों नहीं कर पा रहा, इसकी वजह क्या है? उसकी वो जो है वो टेक्नोलॉजी अभी तक तय नहीं हो सकी है कि इसको फ्यूल कौन से पे चलाया जाए, बेसिकली गैस पे चलाया जाए या डीजल पे चलाया जाए या इसको जो है वो फर्नेस ऑयल पे चलाया जाए। तो वो तजुर्बात हो रहे हैं, वो फाइनली अगर गैस आ जाती है इसके लिए तो उसमें शायद वो बेहतर तौर पे चल सके। जी जी फजल साहब से मियाँ शाहिद भी सवाल करना चाहेंगे। जी मियाँ साहब। तारिक, मैं पूछना चाहूंगा फजलुल्लाह कुरैशी साहब से, अगर टाइम हो। जी 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 बिल्कुल। फजलुल्लाह कुरैशी साहब, मैं पूछना चाहूँगा, आप भी नेपरा में वाइस चेयरमैन रहे हैं, क्या ऐसा होता है कि जो टैरिफ बेंचमार्क नेपरा ने तय कर दिया हो उससे ऊपर अगर हुकूमत जाए तो वो खुद ब खुद कर सकती है या नेपरा से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है? नहीं, उसूलन तो नेपरा से लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर हुकूमत, क्योंकि देखें नेपरा अगर कोई चीज़ डिटरमिन करती है तो अमल में तब आता है जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती है। ये नेपरा के कानून का हिस्सा है कि गवर्नमेंट वो टैरिफ होगी जो नोटिफाई गवर्नमेंट करेगी। अगर नेपरा से मुख्तलिफ नोटिफाई गवर्नमेंट करती है तो फिर कंज्यूमर को या सिविल सोसाइटी को इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं हम। तो ये जो कुछ भी हुआ ये चैलेंजेबल है। नेपरा लेकिन तो कल जो मुआहिदा किया गया, 10 साल मुआहिदा किया गया, उसमें 85 पैसे फी यूनिट तय कर दिया गया 10 साल के लिए। नेपरा से नहीं पूछा गया, ना नेपरा में कोई पिटीशन गई। 2014 के बाद कोई पिटीशन नेपरा में नंदीपुर के हवाले से, टैरिफ के हवाले से नहीं गई, और अब जो है ये मुआहिदा कर दिया गया। या क्या इसको गैर कानूनी मुआहिदा कहा जा सकता है? गैर कानूनी मतलब देखे, अगर ये 85 पैसा, देखे टोटल टैरिफ तो 85 पैसा से ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि टोटल टैरिफ जो डिटरमिन हुआ है नदीपुर का वो दो हो गए, एक फिक्स चार्जेस होंगे, एक वेरिएबल चार्जेस होंगे। तो वेरिएबल चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं फ्यूल के हिसाब से। तो वो अगर वेरिएबल चार्जेस या हुआ है या इसमें हुआ है, क्योंकि जब तक आप पूरा कंटेस्ट न देखेंगे तो उस वक्त तक हम नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट इन आइसोलेशन जो कर रही है ये गलत है, और इस फैसले को सिविल सोसाइटी या कोई भी इंडिविजुअल हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। नेपरा सिर्फ चैलेंज नहीं कर सकता, फिर ये हाई कोर्ट ये मामला फिर नेपरा को ही देगी। आप इसको रिजॉल्व करेंगे ये बात सही हुई है या गलत हुई है। गवर्नमेंट ने जो किया है ऑन फेस ऑफ इट, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे इस फैसले में कुछ शक लग रहा है कि ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए था। ठीक, बहुत शुक्रिया फजलुल्लाह कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ शाहिद साहब, आपने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, तौसा के नवाह से हमने आपको वो खबर दी थी जिसने हमारे माशरे के मुंह पर कालक मल दी। एक शख्स को चोरी का इल्जाम लगाकर पंचायत में लाया गया। पंचायत ने अपना सिस्टम अप्लाई करके उसे मुजरिम और झूठा करार दिया। 50 लाख का जुर्माना हुआ, 10 लाख की अदायगी हुई। 40 लाख की अदम अदायगी पर उस शख्स की 6 बच्चियां वली करने का फैसला हुआ। अब वो शख्स मफरूर है। 92 न्यूज के मामला उठाने पर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नोटिस लिया। पुलिस हरकत में आई। ताज़ा सूरत हाल यह है कि बरादरियां सुलह की कोशिश कर रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। याकूब बुज़दार मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। याकूब, इस वक्त मामला है क्या? ये मजलूम शख्स कहाँ पर है? और इसके ख़ानदान के खिलाफ भी खबर ये आ रही है कि एक मुकदमा सेटल्ड एरिया में भी कर दिया गया है कि पहला जो मामला था वो कबायली इलाके का था। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने तारिक। डेरा गाजी खान का जो कबायली इलाका है, सूबे पंजाब का अकलौता कबायली इलाका है, वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है और ये वाकया वहीं पे पेश आया। ये लोग वहाँ पंचायत का जो हुई है उसके बाद डर से जब लड़कियां वनी करने की बात हुई है तो वहाँ से जब ये टौसा शरीफ आए तो इन पे एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। जो दूसरे फरीक थे जिन्होंने लड़के जो यहाँ पे था उसको पानी में डाला था,
उसके बाद इन पे जो है अब ये रूपोश है, सुलह की कोशिशें खानदान की तरफ से की जा रही हैं। कबायली इलाका है, यहाँ पे लोग सुलह कर जाते हैं, कत्ल हो या दीगर जो भी वाकयात हों उनमें सुलह करने को तरजीह दी जाती है। और इस वक्त भी दोनों फ्रीकैन की जानिब से सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट 92 को है। जिस तरह हमने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इस इशू को हाईलाइट किया, न्यूज़ में हाईलाइट किया और बिलखुसूस न्यूज़ एट 5 में जिस तरह आपने हाईलाइट किया, उसके बाद जिस तरह तर्जुमान ने भी कहा था पंजाब हुकूमत के, और यहाँ पे जो RPO हैं, PA हैं बाबर बशीर, उन्होंने भी नोटिस लिया। और इस वक्त जो है जब दबाव बढ़ गया दूसरी फरीक की जानिब से, तो अब सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। किसी तरह इनको राजी करने की कोशिश की जा रही है कि जो मजलूम है इनकी अब लड़कियां भी बनी नहीं हो रही और इनको अब मजीद इन्हीं को कुछ दे के किसी तरह के इस बात को जो है वो ख़त्म किया जा सके। ठीक, याकूब बुज़दार मेरे साथ रहेगा, एक ब्रेक लेंगे हम व्यूअर्स। ब्रेक वापस आएंगे तो इस अहम तरीन मामले पर, इस हसास तरीन मामले पर बात करेंगे फौजिया वक़ार साहिबा से और उनसे जानेंगे कि इस मामले पर अब क्या कुछ किया जा सकता है। अदालत उज़्मा का फैसला मौजूद है पंचायत के हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब इस मामले पर कानून साजी भी हो रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। ब्रेक में मुझे ज्वाइन किया है फौजिया वक़ार साहिबा ने, वक़ार निस्मा की चेयरपर्सन हैं। उनसे तौसा की इस खबर पर, इस मामले पर बात करेंगे। फौजी साहिबा, हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुसलसल इसका फॉलो अप कर रहे हैं। हमसे हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने ये वादा किया कि फॉलो अप करेंगे, किया, लेकिन पुलिस ये कहती है कि ये ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल एरिया के जो हुक्काम हैं उनकी जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ फिर मजलूम खानदान पे एक पर्चा चोरी का भी करवा दिया गया है। स्टेट मशीनरी का फेलियर किस हद तक नजर आता है आपको इस मामले में? देखिए, कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन आपने जिस तरह कहा वो हुई है कि ट्राइबल एरिया और जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके दरमियान में ये मामला, जो जलाल ख़ान की बहनों का मामला, ये तो मई जून से चल रहा है। और रिपोर्ट अपेरेंटली पुलिस की भी, जिस तरह आपने पहले कहा, दर्ज हुई, इस चोरी की पुलिस में दर्ज हुई थी रिपोर्ट। 50 लाख रुपए के कोई कहा गया है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है उसकी चोरी है। एक तो मुझे समझ में नहीं आती 50 लाख का असलहा, कितना असलहा होगा जो चोरी हुआ, और उसके ऐसे मतलब उसकी रिटेलिएशन में फिर लड़कियों का लेना, 6 लड़कियों का लेना, ये कुछ अजीब से एक ख़बर है। बहरहाल इस वक्त यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो गौर तलब बात वो ये है कि वनी या बदले सुलह जैसी जो मनफी रसूमात हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 498C के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। उसमें 3 से 7 साल तक जुर्माना सज़ा हो सकती है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो स्टेट को इस वक्त एक्शन लेना है कि वो ये इन्फोर्स कराए ताकि ये एक मिसाल बन जाए। कमीशन के इल्म में ये बात अभी 3 फरवरी की रात को लाई गई है। 4 फरवरी की सुबह में ही हमने इसका पूरा फॉलो अप शुरू कर दिया है और रिपोर्ट मांगी है ज़िले इंतज़ामिया से भी, और अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के कमांडेंट होते हैं, मिलिट्री कमांडेंट, उनसे भी। कुछ मिक्स्ड सी रिपोर्टें आ रही हैं कि जी ये नई चोरी का मामला है और ये मीडिया को किया गया है, कांटेक्ट किया गया है ताकि इसमें से निकलने की कोशिश की जाए। मगर इसमें जो बहुत बड़ी मसला है वो मेरे ख्याल से हमारी रसूमात का है कि जहाँ पे जिरगे और पंचायत जैसी जो मुसीबतें हैं, जो लड़कियों की बनी और स्वरा को प्रमोट करते हैं, उनको वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो इलाके के बासर लोग हैं वो उनको पनपने दे रहे हैं वहाँ पे। फौजी साहब ये भी फरमाइए, वो अफराद के जो ऐसी पंचायत होने देते हैं और वो अफराद जो ऐसी पंचायत लगाते हैं, वो इस जुल्म में सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं? बिल्कुल जी, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात पहले भी हुए हैं। पंजाब की मैं आपको मिसाल दूं कि जहाँ पे उनको सहूलतकार का दर्जा दिया गया और उनको उसके सिलसिले में कैद भी हुई और जुर्माना भी हुआ, और 7 लोगों की और 10 लोगों के इस सिलसिले में उनको पकड़ा गया। इस सिलसिले में भी जो सहूलतकार हैं उनके ख़िलाफ़ यकीनन एक्शन लिया जाएगा। ठीक, और ये भी फरमाइए कि इस मामले में इन बच्चियों को हेल्प आउट करने के लिए अब आपका इदारा क्या कर रहा है? हम पहले तो जी इसकी भरपूर इसको फॉलो अप कर रहे हैं कि पता चलाया जाए कि ये क्या है।
बच्चियों, चाहे वो चोरी का मामला है, कत्ल का है, जो भी है, बच्चियों को किसी सूरत भी वनी में नहीं दिया जा सकता। ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ है। आपको पता है कि 2004 में सिंध हाई कोर्ट ने, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जरगे और पंचायत को अनफेयर, अनजस्ट और कम्प्लीटली इलीगल, गैर कानूनी करार दिया है। वनी की किसी सूरत भी गुंजाइश नहीं है हमारे कानून और हमारे आइन में। तो इन लड़कियों को तो वो सवाल ही नहीं पैदा, इनको रेस्क्यू ये अभी नहीं है, पंचायत के पास नहीं है, ये अपने वालिदैन के पास ही हैं और घर में ही हैं। हाँ, प्रेशर जो डाला जा रहा है तो उसमें अगर चोरी का मामला है तो चोरी के कानून के तहत इन्वेस्टिगेट हो और सॉल्व हो, मगर किसी सूरत भी इन बच्चियों को बनी करने की इजाज़त नहीं मिलेगी है, और इसको खुद कमीशन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तैमूर के कत्ल की, तैमूर कत्ल केस में फायरिंग करके मफरूर होने वाले एहलकार समीउल्लाह न्याजी ने सरेंडर कर दिया है। कार सवार तैमूर पर इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में पुलिस ने नाके पर इशारे के बाद मुबैना तौर पर ना रुकने पर फायरिंग की। तैमूर के सर में गोली लगी और वो जान से गया। लवाहिकीन कहते हैं कि तैमूर पर 3 गोलियां चलाई गईं। लवाहिकीन ये भी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि तैमूर को रुकने का इशारा किया ही नहीं गया। लेकिन सवाल यह है कि इस्लामाबाद में सेक्टर I-10 में एक मशकूक नजर ना आने वाले नौजवान पर, इस्लामाबाद नंबर प्लेट की गाड़ी पर, एक ऐसी गाड़ी पर जिसमें एक खातून भी सवार थी, गोलियां चलाई गईं। पुलिस क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, और उस मौके पर पुलिस ने इस शख्स को, इस गाड़ी को किस तरह से जज किया कि ये गोलियां चलाई गईं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मंसूर नुमाइंदे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर, लवाहिकीन ने जब अपना एहतजाज पहले भी खत्म किया था, सड़क से मुंतशिर हुए थे, तो उनसे वादा किया गया था कि 780A की दफात शामिल की जाएंगी। अब जो इस मामले में FIR है वो क्या कहती है, पहले ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल तारिक, जो FIR हुई थी वो तो सिर्फ सिंपल 302 की FIR हुई थी, मुकदमा नंबर 39 जो थाना सब्ज़ी मंडी में दर्ज किया गया था। और उस हवाले से क्योंकि इनका मुतालबा ये था, जो तैमूर के अहल खाना थे, कि इन पे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाएँ। लेकिन दहशतगर्दी के हवाले से जो दफ़ा है 780A, उस हवाले से अभी तक तो उसमें कोई पेशरफ्त नहीं की गई, क्योंकि एक जानिब तो जो समीउल्लाह जो मरकज़ी जिसने फायर किए थे, जिस पे FIR का जो मतन है जिसमें मेंशन किया गया है कि समीउल्लाह न्याजी जो ईगल I-10 पे का जो था अलकार, उसने 3 फायर किए, और 3 फायर, जो एक फायर जो था वो तैमूर की पिछली साइड पे लगा, जिससे वो मौके पे ही दम तोड़ गया। इस हवाले से जो मुकदमा है वो सिंपल 302 की एक FIR है, और FIR भी उसका जो मतन है वो इंतहाई मुख्तसर है। जो हमारी हमने बात की लीगल माहिरीन जो वकला हैं उनसे, तो उन्होंने कहा ये बड़ी कमज़ोर सी FIR है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उस FIR में मेंशन किया है कि जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पे तैनात थे उन्होंने रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर जो समीउल्लाह न्याजी था, तो जो तारिक के हमरा था, उसने 3 फायर किए। तो इसमें ये बड़ी टेक्निकल उन्होंने जो FIR है, क्योंकि उस टाइम लवाहिकीन मेरे साथ रहेगा ताहिर आलम साहब, साबिक़ IG इस्लामाबाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ताहिर आलम साहब पर हमने आपसे पहले भी बात की थी, वक्त की कमी के बायस उस मौके पर हम पूरी तरह से समेट नहीं सके थे गुफ्तगू को। फरमाइए, तब भी आप ये बता रहे थे कि दुनिया भर में ऐसे वाक़यात होते हैं, आप ये बता रहे थे कि पुलिस को इस बात का इख्तियार नहीं है कि सर में गोली मार दी जाए और इस तरह से फायरिंग की जाए। जी, अपना इसमें डेफिनेटली कानून पुलिस को ये इजाजत नहीं देता कि अगर कोई शख्स गाड़ी ना रोके तो उस पर फायरिंग कर दी जाए। सिर्फ वास्ते खुद इख्तियारी का जो चैप्टर है उसके तहत आप उस सूरत में किसी की जान ले सकते हैं, अगर कोई शख्स आपकी जान ले रहा हो या आपके सामने किसी और की जान लेने लगा हो, उस सूरत में आप फोर्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन नाके पर, यहाँ पर रात का वक्त था, कुछ नजर नहीं आ रहा था कि गाड़ी में कितने अफराद सवार हैं। गाड़ी तेजी के साथ आई है, टार्च के साथ रुकने का इशारा किया है, ये बात वो जो साथ बैठी हुई लड़की है वो भी बताती है। उसके बाद जैसे ही गाड़ी पास से गुजरी है तो उसकी डिग्गी के ऊपर थप भी किया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। कांस्टेबल ने इस मौके पर फायरिंग की, जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ ये इसमें तरबियत का फुकदान भी है। उसे चाहिए था कि वो पीछा करता, कि अगर उसके पास गाड़ी मोटरसाइकिल थी उस पर पीछा करता, वायरलेस पर इतला देता, और उसी का वो खमियाजा भुगत रहा है। वो पकड़ा गया है और उस पर 302 लगी है, न सिर्फ उस पर बल्कि उसके साथी पर, जिसने तारक नाम। लेकिन ताहिर आलम साहब, हमारे नुमाइंदे मंसूर सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन ने यह FIR देखकर बताया है
कि बहुत कमजोर FIR पुलिस ने इस मामले में काटी है? देखें, जो मुर्सर तहरीर थी उसके मुताबिक पुलिस ने FIR काटी, और सबसे बढ़कर मैं आपको ये बताऊं कि कत्ल के वाक़े में इंटेंशन का होना, किसी को मारने की नीयत से फायर करना या मारने के लिए हमला करना, वो बहुत जरूरी होता है। और नॉर्मली ऐसे केसेस में कत्ले खता वगैरह या कत्ले बेसबब की दफात लगती हैं, जो 319 और 322 हैं, जिनकी सजा कम है। पुलिस ने इसमें 302 लगाया है, यानी जिस कत्ले अम्द की सजा लगाई है। तो मैं समझता हूं कि मैक्सिमम सजा लगाई गई है इसमें। हमारे नुमाइंदे ताहिर आलम साहब, हमारे नुमाइंदे मंसूर सत्ती भी इस मामले को कवर कर रहे हैं, आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी मंसूर। तारिक, बिल्कुल ये सही ताहिर आलम साहब ने ये बात की है। जो बनता था वो कत्ले जो था वो खता बनता था 322, लेकिन पुलिस ने, क्योंकि पुलिस भी एकदम जब एहतजाज होता है तो इस तरह के वाकयात होते हैं तो फौरी तौर पर उनका भी वो जान छुड़ाने की बात होती है कि 302 की उसका दफ़ा लगा दिया गया। ये वाकया कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पुलिस की फायरिंग से कोई शहरी जाँ बाक हो गया। इससे पहले भी रावलपिंडी में 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके पुलिस एहलकारों ने ही ना रुकने के इशारे रोका गया, नहीं रुके, उनको भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। वहाँ बड़ा उस पर भी बड़ा एहतजाज हुआ। उसके बाद वहाँ पे CM ने भी नोटिस लिया, वहाँ पे जो सियासी जमातें उन्होंने अपनी सियासत भी चमकाई, लेकिन अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। असल मकसद में बात खाली मैं ताहिर आलम साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ताहिर आलम साहब बता दीजिए, आप क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हैं, हम क्राइम की बीट करते काफ़ी अरसा हमें भी हो चुका, आप ये बता दें कि इसकी वजूहात क्यों हैं कि पुलिस के जो एहलकार हैं वो क्यों, उनके रवैये क्यों नहीं तब्दील किए जाते। उनको नाकों पे बात हो या थानों के अंदर की बात हो, उनके रवैयों की वजह से इस तरह के वाकयात होते हैं। अगर आप मुझे इस बात को, इसकी इस्लाहत कैसे होगी, आप इनको आप क्या मशवरा देते हैं? मेरा ये सवाल होगा कि पुलिस में इस्लाहत कैसी होंगी। मैं बताना चाहता हूं कि जिस जगह पर ये वाकया पेश आया, इस जगह पर पहले 2 पुलिस मुलाजिम जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने किसी को रोका और वो फायरिंग करके चले गए, और वो आज तक पकड़े नहीं गए। तो रात के वक्त में जब पुलिस ड्यूटी कर रही होती है और जब इस तरीके से रॉन्ग साइड से कुछ गाड़ी आए, कुछ नजर ना आ रहा हो, ठीक, तो उनसे कई इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। अगरचे इस्लामाबाद में निस्बतन कम है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा पुलिस की तरबियत, इस रद्द-ए-अमल की वजह ताहिर आलम साहब आपकी राय में जो उस मौके के हालात थे वो भी बने। आपका बहुत शुक्रिया मंसूर सत्ती, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तैमूर है उसके लवाहिकीन अब इंसाफ चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए, और FIR को कानूनी माहिरीन कमज़ोर करार दे रहे हैं। सियालकोट की बात करें, एक खबर आपको दें सियालकोट से, जहां जिसकी वजह शोहरत, अल्लामा इकबाल का वतन होने के बाद खेलों के सामान बनाने की इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान में खेलों के बैनुल-अक़वामी मुकाबले, खुसूसन क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी मुकाबले ना होने से, तवानाई के बहरान से और हुकूमत की पॉलिसी से ये इंडस्ट्री इस वक्त शदीद ज़बूहाली का शिकार है। गुज़श्ता 3 साल से बरामद में कोई इजाफा नहीं हुआ, यूनिट्स बंद हो रहे हैं, वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं। इन हालात में सनद दोस्त पॉलिसीज के साथ साथ बांग्लादेश के पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर सामने आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एजाज गौरी साहब, पाकिस्तान में जो खेलों के सामान बनाने वाली इदारों की तंजीम है उसके सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हाल क्या है और हुकूमत की पॉलिसीज इंडस्ट्री के इस हाल की कितनी जिम्मेदार हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट में इस वक्त हालात कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। 2008 से बिजली, गैस और के जो शिद्दत अख्तियार कर गई थी, लोड शेडिंग वगैरह, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। सेकंड, जो खेलों के सामान में वो श्रीलंका वाला वाक़या हुआ कि जिसपे श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, उसके बाद जो खेलों के सामान पे फैक्ट्रियां काम करना बंद हुई। कुछ मेन जो वजह बिजली की और गैस की थी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी सफ़र की। लोकल इंडस्ट्री जो खेलों का सामान बना रही थी उसे काफ़ी फ़र्क पड़ा। खेलों की पाकिस्तान में ना होने की वजह से ये सारे हालात थे, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई। कॉटन इंडस्ट्री हालात बेहतर हैं। गौरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें वक्त ये कहना है कि अब मौजूदा दिनों में हालात पहले से बेहतर दिखाई देते हैं। यह है सियालकोट की इंडस्ट्री की सूरत हाल। बाजार के अपडेट्स की अगर बात करें तो आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त
सूरत हाल क्या है गोल्ड मार्केट्स की और इसके साथ साथ करेंसी मार्केट की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले आपको बताएं गोल्ड मार्केट का अहवाल। और पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में फी तोला सोने के निर्खों की अगर बात करें तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं सोने के फी तोला निर्ख 50,000 की सतह पर ये ट्रेड कर रहा है। ये सूरत हाल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की। और इसके बाद अगर बात करें चांदी के निर्खों की तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में चांदी के निर्ख 760 रुपए फी तोला की सतह पर चांदी ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट में अगर करेंसी रेट्स की बात करें तो अमरीकी डॉलर ट्रेड कर रहा है 107 रुपए 8 पैसे पर, बरतानवी पाउंड 133 रुपए 5 पैसे पर, दिरहम 29 रुपए 35 पैसे पर, यूरो 115 रुपए, सऊदी रियाल 28 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तो KSE 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान देखने में आया। गुज़श्ता दिनों में इंडेक्स में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। इंडेक्स बहुत ऊपर नीचे हुआ है लेकिन 229 पॉइंट्स का इंडेक्स में इजाफा हुआ है और उसके बाद इंडेक्स बंद हुआ है 49,859 पर। आज के न्यूज़ एट 5 से तारिक मतीन आपसे इजाजत चाहता है। कल फिर हाजिर होंगे आधे दिन की पूरी खबरों के साथ।